ना मेरे पिताजी किसान रहे हैं, ना मेरे दादाजी किसान रहे हैं। सो किसानी से मेरा दूर दूर तक रिलेशन नहीं था, तो मैं खुद किसान बन गया। साल 2100 तक करीब करीब 11 बिलियन लोग हो जाएंगे। अब इतने लोगों को खाना खिलाना, अभी हम करीब करीब 9 बिलियन के आसपास पहुंचे हैं, तभी इतना मुश्किल हो रहा है। परसेंट किसान करता है, वो गरीब है। बाकी सब लोग मिलके 22% वैल्यूडेशन करते हैं, वो अमीर है। कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, उसको छोड़ के खेती किसानी की चर्चा ज्यादा करोगे तो आपका टाइम सही खर्च होगा। जी। So, तो अभी तक हमने कभी सुना नहीं है इतने सारे यूनिकॉर्न बन गए इंडिया में अदर स्टार्टअप के। एग्रीकल्चर में कोई ऐसा यूनिकॉर्न बन के नहीं आया कि एग्रीकल्चर इकोसिस्टम कितना एफिशिएंट है, कहाँ एफिशिएंसी क्रिएट की जा सकती है, कहाँ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। आज लॉजिस्टिक की कमी कितनी है, स्टोरेज कितनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज कितनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमी है, ये जो ओवरऑल एस्पेक्ट को जो समझता है उसको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं दीपक पारिक सर। सर एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं और सबसे पहले हम सर का वेलकम करेंगे। सर ने समय दिया और ज्वाइन किया। धन्यवाद निर्मल जी मुझे बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट में आज आके बात करने के लिए। जी जी, थैंक यू सर। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपके बारे में कुछ ऑडियंस को बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊँ तो सर अभी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं और काफ़ी गवर्नमेंट लेवल तक काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ सर का 25 सालों से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है एग्रीटेक और फूड टेक में। सर अपनी खुद का एग्रीटेक स्टार्टअप चला रहे हैं हनीबी नाम से 9 सालों से लगभग। और सर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ऑनर भी मिल चुका है। उसके साथ साथ सर लिंक्डइन पे टॉप वाइस हैं और बहुत सारे ऑनर्स, बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं सर को। बहुत सारे न्यूज़ कवरेज भी में आ चुके हैं। एक तरीके से एग्रीटेक और फूड टेक में काफ़ी बड़ा नाम है सर का। तो हम आज इनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं सर को आपको बताता हूँ सर कि मेरे जो ऑडियंस है अभी चैनल पे वो एग्रीकल्चर कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, एग्री बिजनेस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसी के हिसाब से, उसी से रिलेटेड आपसे आंसर का एक्सपेक्टेशन रहेगा कि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो। ठीक है, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो बारे में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी ऑडियंस है आप लोग इन तक ज़रूर देखिए। सर से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सर के बारे में तो बहुत सारे जो एग्री टेक में लीडर्स हैं, स्टार्टअप के फाउंडर वगैरह हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो जानते ही होंगे। उसके अलावा भी मैं सर से जानना चाहूँगा कि कुछ आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहें मेरी ऑडियंस को। धन्यवाद विमल जी। तो मेरे बारे में तो ऐसा है कि भगवान का आशीर्वाद था कि आज से 9 साल पहले मुझे लगा कि मुझे एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर में कुछ करना चाहिए। उसका एक वेरी सिंपल सा एक रीजन था कि हम सुबह उठते हैं, उससे जब रात को सोने जाते हैं, उसके बीच में एक ही ऐसा क्षेत्र है जो हमको दिन में 10 से 12 बार प्रभावित करता है। सुबह उठ के अगर हम दूध या चाय या कॉफी पीते हैं तब एग्रीकल्चर आता है। दूध चाय के साथ में अगर कोई जो अगर अंडा खाता है तो उसके ऑमलेट के अंदर सारे इंग्रेडिएंट एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से आते हैं। कोई ब्रेड बटर खाता है तो उसमें भी सारी की सारी चीजें अगेन एग्रीकल्चर से आती है। उसके बाद दोपहर में जब हमको लगता है थोड़ी सी थकान हो गई है तो उस टाइम भी हम जब चाय पीते हैं तो उसमें भी हमारे खेती किसानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और रात को जब हम अपना खाना खा के सैर करके आने के बाद एक दूध हल्दी डाल के जब पी के सोते हैं जिससे अच्छी नींद है, उसमें भी एग्रीकल्चर इन्वॉल्व होता है। तो हम दिन में 8 से 10 बार एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर की जो इकोसिस्टम है उसको यूज करते हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सेक्टर में कुछ कमियां भी देखी मैंने कि कमियां ऐसी है कि किसान जो है, कभी आपने सुना नहीं होगा, एक गांव में एक अमीर किसान था। हम कहानियों में ये सुनते हैं, एक गांव में एक गरीब किसान था और एक गांव में एक अमीर व्यापारी था। तो हम हरदम ये चीज सुनते हैं। सो मुझे लगा कि जो व्यक्ति जिसके अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में किसान करता है वो गरीब है, बाकी सब लोग मिलके 22% वैल्यूडेशन करते हैं, वो अमीर है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उसके अंदर मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले कि मैं किसानों के लिए उनकी आय बढ़ने के लिए अगर इकोसिस्टम को या पूरे स्ट्रक्चर को ज्यादा एफिशिएंट इकोनॉमिकल बना सकूं तो शायद किसानों को कुछ भला होगा। दूसरा, हम जिस तरह से खेती किसानी कर रहे हैं वो हमारे एनवायरमेंट पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसे कि हमारा 70% जो फ्रेश वाटर है जो हम जमीन से निकालते हैं या नदियों में यूज करते हैं वो एग्रीकल्चर में जाता है। और इसी तरह 30% पूरी दुनिया की जो ग्रीन हाउस गैसेज हम बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो अगर हम इसी तरीके से अगर खेती किसानी करते रहे तो हम एनवायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान कर देंगे और शायद हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो हमको कभी माफ नहीं करेगी। जी। तीसरी चीज है कि हम साल 2100 तक
करीब करीब 11 बिलियन लोग हो जाएंगे। अब इतने लोगों को खाना खिलाना, अभी हम करीब करीब 9 बिलियन के आसपास पहुंचे हैं, तभी इतना मुश्किल हो रहा है कि दुनिया के अंदर करीब करीब 100 करोड़ लोग रात को भूखे सो जाते हैं। तो जब और 200-300 करोड़ लोग जब जुड़ जाएंगे, उनको हम खाना कैसे खिला पाएंगे? तो मुझे लगा ये 3 मुद्दे बड़े जरूरी है, इनके ऊपर सोचना, इन पे कुछ करना। और अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरी जितनी भी योग्यता है और जितनी मैं अपनी एफर्ट्स डाल सकता हूँ, तो मुझे लगा इस सेक्टर में काम करना चाहिए। सो उसके कारण मैंने माइक्रॉप करके पहली अपनी एक टेक कंपनी खोली, उसको मैं 3 साल चला के एग्जिट किया। फिर डिजी एग्री, हनी भी काफी टाइम से मैंने हरदम कंटिन्यूअसली इसके अंदर काम किया है, क्योंकि ये एक एडवाइजरी और बुटीक कंसल्टिंग फर्म है, जो चाहे मल्टीलेटरल एजेंसीज हो, गवर्नमेंट बॉडीज हो, कॉर्पोरेट्स हो, एगटेक कंपनीज हो, इन सबको एडवाइस करती है ऑन वेरियस एस्पेक्ट, एग्रीकल्चर के ऊपर, टेक्नोलॉजी पे, और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जहाँ पे जुड़ती हैं उसके ऊपर। सो मैं सोचता हूँ कि मेरा इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से इतना ही है। ग्रेट सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इधर इस सेक्टर में। और आपने शायद इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, आपने जब कॉलेज अपना किया था इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसके बाद आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आए और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आपको भी ऑनर किया। तो थोड़ा सा इसी के रिलेटेड मेरा क्वेश्चन रहने वाला है कि जब एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट जो आप काम हैं और इतने सालों से इस पे वर्क कर रहे हैं, तो एक टॉप लेवल पे, एक हायर लेवल पे एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट का काम क्या होता है, क्या रोल्स अदा करना पड़ता है उनको, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए। जी, जैसे आपने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मेरे को 2017-18 के अंदर टेक्नोलॉजी पायनियर का अवार्ड दिया था, क्योंकि उस समय 2016-17 में अगर आप देखेंगे, दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करने वाले बहुत कम लोग थे, और हमने उस पर काम करना चालू कर दिया था, जिससे हम किसान को कब क्या उगाना है, कहाँ उगाना है, कितना उगाना है, उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यूज करके हम देते थे। अब अगर आप पूछेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का काम ये होता है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को मल्टीपल एस्पेक्ट समझने जरूरी है। उसको पहली बात तो समझ में आना चाहिए कि खेती किसानी है क्या। एक इकोनॉमिक्स को तो सिर्फ डेटा से लेना देना है कि ना, जीडीपी कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, ये सारे सेकेंडरी डेटा है। लेकिन एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी सेकेंडरी डेटा पे रिलाय नहीं कर सकता, उसको ग्राउंड लेवल पे भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि खेती किसानी किया है। अगर आप सोचिए, एक इकोनॉमी जिसको घास और चावल के पेड़ कैसे दिखते हैं, इसमें अगर फर्क नहीं मालूम होगा, राइट, और चावल जो है वो एक सीजन में आता है, और पोमोग्रेनेट है वो एक सीजन में आता है, लेकिन आम मल्टीपल बार हार्वेस्ट होते हैं। अगर ये समझ नहीं आएगा तो वो एक सही पॉलिसी या एक सही एडवाइस नहीं दे पाएगा। तो इसलिए मैंने खुद ने एज अ फार्मर, क्योंकि मैं खुद फार्मर कम्युनिटी से नहीं था, मेरा बैकग्राउंड नहीं था फार्मिंग के अंदर, ना मेरे पिताजी किसान रहे हैं, ना मेरे दादाजी किसान रहे, सो किसानी से मेरा दूर दूर तक रिलेशन नहीं था, तो मैं खुद किसान बन गया। मैंने हल्दी और अदरक की खुद ने खेती की, चावल की खेती की, इंडिया में भी, इंडोनेशिया में भी, और खुद ने समझा कि, जैसे आपको एक सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ, एक इकोनॉमिस्ट सोचेगा कि यार बारिश हुई है तो ये इसके अंदर जीडीपी इंक्रीज करने के चांसेस है, लेकिन एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट सोचेगा कि किसान क्या सोच रहा है, क्योंकि हम तो सोचते हैं अच्छी बारिश हुई तो बाहर चाय पकौड़े लेके बैठते हैं, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। जब मैं खुद किसानी करता था, तो मेरे को याद है कि जैसे ही बारिश होती थी, मैं सोचता था इससे ज्यादा आएगी तो खेत में किस जगह पानी भरेगा, तो सुबह वो पानी निकालने के लिए 3 आदमी को फोन करके रखता हूँ कि सुबह सुबह पहुंचना है, शायद वहां अगर पानी भर गया तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अदरक और हल्दी दोनों अगर पानी का भराव रह गया खेत के अंदर तो सड़ जाती है। सो एक एग्रीकल्चर जब के बारे में आप सोचते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत अलग होती है। सो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का यही काम है, उसको क्रॉप साइकिल्स मालूम होनी चाहिए, उसको रबी और खरीफ में फर्क मालूम होना चाहिए, रबी की कौन सी फसलें आती है, खरीफ की कौन सी फसलें आती है, उनकी साइकिल क्या रहती है, एग्रीकल्चर लेबर कितना यूज होता है, उसका इम्प्लीकेशन, फिर डेफिनेटली जो मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स हैं कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन के हिसाब से प्राइसिंग में डिफरेंसेस क्या आएगा, क्या उसका इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, उसके कारण क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम कितना एफिशिएंट है, कहाँ एफिशिएंसी क्रिएट की जा सकती है, कहाँ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, आज लॉजिस्टिक की कमी कितनी है, स्टोरेज कितनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज कितनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमी है, ये जो ओवरऑल एस्पेक्ट को जो समझता है उसको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बोलता है। बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसके अंदर जमीन के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, और फिर आपको जब आपने बोला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब आप डावोस में जाते हैं, दुनिया के 3000 टॉप सीईओ सीएक्सओ बैठे होते हैं, सो देन इन योर फ्लुएंट इंग्लिश यू हैव टू टॉक टू देम आल्सो, राइट। सो ये दोनों चीज को जोड़ पाना, मुझे लगता है कि भगवान का आशीर्वाद है कि मैं कर पा रहा हूँ अभी तक। नहीं, ग्रेट।
आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। और मैंने देखा है आपके जो वेबिनार वगैरह होते हैं, जो समिट वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग इंग्लिश ही बात कर रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि फार्मर तो भाई बहुत ही नीचे लेवल पे काम कर रहा है, उसको तो अपनी खेती से मतलब, उसको प्रॉफिट से मतलब है, कैसे अच्छी खेती की जाए। जैसे आप लोग बात करते हैं, कुछ निर्णय निकालते हैं, तो वो वहाँ तक कैसे पहुँचता है, फार्मर के पास तक कैसे पहुँच पाता है, उस चीज़ को कैसे पहुँचाते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला। सी देखिए, अगर आप लिंक्डइन की या सोशल मीडिया की बात करते हैं हम्म, तो उसके अंदर डेफिनेटली ऑडियंस अलग होती है, इसलिए मैं सिर्फ जो समिट वगैरह है उसके हम्म, बारे में या उसकी वीडियो पोस्ट करता हूँ। मैं अच्छा। खेती किसानी के अंदर भी किसानों के साथ जाके अभी भी महीने में 10 दिन मैं किसी ना किसी खेत या मंडी में होता हूँ, अच्छा। जहाँ पे मैं, अगर मेरे को कहीं पे 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 10 मिल जाए, 50 मिल जाए, और कभी कभी तो हम्म, 4-5 हजार किसान भी अगले इकट्ठे मिल जाते हैं, अच्छा। तो वहां जाके मैं अपनी बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ कि उनको किस तरह से अपना सोच को बदलना है, कैसे उनको नई फार्मिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन उसको लिंक्डइन में डालने का मतलब नहीं है, क्योंकि किसान लिंक्डइन पे नहीं है। नहीं है। किसान से अगर आपको बात करनी है तो आप खेत में जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। तो वो भी हम करते हैं, काफी करते हैं, एक्सटेंसिवली करते हैं। और जो आपने बोला कि बड़े कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो डिस्कशन होता है हम्म, वो खेती किसानी के अंदर, उसके अंदर डायरेक्ट इंपैक्ट होने वाले तो सिर्फ 5 या 10% ही ऐसे सेमिनार होते हैं जहां पे आप बात करते हो इनपुट्स की, आप बात करते हो प्राइजेस की। बाकी सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के अंदर, राइट, वहां पे आप देखेंगे कि किसान को डायरेक्टली वो इंपैक्ट नहीं करते। जैसे मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण ही देता हूँ कि अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, अभी वो डिस्कशन किसान से करके फायदा नहीं है। किसान को पूछेगा पहले ब्लॉकचेन चीज क्या है। तो आपको टेक्नोलॉजी जो है उसको इनविजिबल बनानी पड़ती है, कि किसान को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ब्लॉकचेन यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। उसको तो ये उसको मालूम क्या? होना चाहिए कि कल मेरे को क्या करना है, हम्म। 4 दिन के बाद मेरे को क्या करना है, 10 दिन के बाद मेरे को क्या करना है, और मैं कल 4 दिन बाद और 10 दिन बाद ये करूंगा तो क्या मेरे घर में 2 रुपए ज्यादा आएंगे या 2 रुपए कम आएंगे। ये समझ से बहुत सिंपल है। सो मैं ये मानता हूं कि जो भी टेक्नोलॉजी है, अगर आप उसका अडॉप्शन फार्मिंग में कराना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी इनविजिबल हो जानी चाहिए। अगर आप देखेंगे मोबाइल फोन, आज ज्यादा ज्यादा किसान मोबाइल फोन यूज करने लग गए हैं, तो किसी को जाके समझाना नहीं पड़ा था कि मोबाइल फोन चीज क्या है। ये अपने आप ऑर्गेनिकली लोगों ने, किसानों ने देखा कि लाइक इन उनके काम की चीज है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी किसान है, उसका करीब करीब 35% के पास स्मार्टफोन है। और अगर हम उनकी फैमिली को भी इंक्लूड कर लें कि जिनके बीवी बच्चे बच्चियां, उनके पास अगर फोन हो, घर में एटलीस्ट एक स्मार्टफोन हो, ऐसे करीब करीब 85% जो किसान है जिनके घर में एटलीस्ट एक स्मार्टफोन है। आप सरप्राइज करेंगे कि उनमें से 70 to 80% जो किसान है वो व्हाट्सएप पे है। अभी किसी ने जाके सिखाया नहीं उनको कि व्हाट्सएप के पीछे में जब लोग, सर ये इनक्रिप्टेड है, दोनों जगह पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है, और उस कम्युनिकेशन के लिए एक्चुअली एक नोड होता है। वो नोड पहले आप जो बोल रहे हो या लिख रहे हो उसको इंक्रिप्ट करता है, फिर ये ट्रांसमिट होता है सर्वर के ऊपर, सर्वर उसको स्टोर करता है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और सामने वाले बंदे को, किसान को उससे कोई लेना देना नहीं है। जी। ये इंक्रिप्शन क्या है, ये पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन क्या है, वो समझता है। मैंने यहाँ पे फोटो का बटन दबाया, मोबाइल से फोटो क्लिक की, और ये जो एरो का बटन दबाया, टक देके चली गई। किसान को इतना ही समझना है कि मैं मेरी फोटो कहीं पे भी पहुंचा सकता हूँ। अब उसके पीछे ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उससे उसको कोई उसका नहीं। कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप ऐसी कॉन्फ्रेंस के अंदर किसान को बिठा देंगे कि भैया ना इसमें रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम यूज हो रहा है या रेन फॉरेस्ट एल्गोरिदम यूज हो रहा है, वो बोलेगा भाई मेरे को डरा दिया तुमने, जिंदगी में कभी खेती किसानी नहीं करूंगा। बड़ा बड़ा मुश्किल काम है ये तो। सो इसके लिए कुछ कॉन्फ्रेंसेज में किसानों की जरूरत नहीं है, और कुछ कॉन्फ्रेंसेज जैसे अभी एक मिलीनियम फार्मर की कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली के अंदर, जहां से हिंदुस्तान के जो किसान 10 लाख से ज्यादा की इनकम है उन सबको बुलाया गया था। तो अच्छा। वहां मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, कृषि जागरण ने मुझे बुलाया था, हमने किसानों के सामने बात रखी, काफी संख्या में किसान थे। वहां मैंने उनको यही समझाया कि आप टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हो। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे हो, क्या यूट्यूब की कुछ ऐसी चैनल है जहाँ के ऊपर आपको छोटी छोटी चीज बताते हैं वो, कि आपको सिंचाई के अंदर क्या छोटा सा चेंज करेंगे तो आपका 10% पानी बच जाएगा। आपको अगर फर्टिलाइजर यूज करने हैं तो उसके पहले आपको सॉइल टेस्टिंग कराना क्यों जरूरी है। सो मैंने कहा इस तरह के चैनलों का आप उपयोग करो। ज्यादातर आप व्हाट्सएप के ऊपर, राइट, कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, उसको छोड़ के खेती किसानी की चर्चा ज्यादा करोगे तो आपका टाइम सही खर्च होगा। जी। सो ये हमको बताया, उनको समझाया। तो इस तरह से जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे हम वो भाषा, वो तरीका और उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं जिससे जो भी ऑडियंस है उसका भला हो। जी बिल्कुल। उसके साथ साथ सर आप बहुत सारे कंट्रीज़ में भी जा चुके हैं, 35 कंट्रीज से भी के साथ काम कर चुके हैं वहाँ जाके भी। और आपने बहुत सारे यूथ, जो इंडिया के यूथ हैं, बाहर के यूथ हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनसे भी मिले होंगे, बात किए होंगे। तो उनके माइंड में क्या चलता है आने वाले जो फ्यूचर में एग्रीकल्चर को लेकर, कि कैसे फार्मिंग होने वाली है? क्योंकि हमारी जो पुरानी जो दादा परदादा वाली खेती है वो तो जाने वाली है, वो भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं,
उतने खेती के उतने उनकी ताकत नहीं रहेगी खेती करने के लिए। तो वो कैसे देख रहे हैं फार्मिंग को, और क्या वो अडॉप्शन करने वाले हैं आगे चल के? देखिए, अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि अगर आप यूथ से बात करते हैं, चाहे वो एजुकेटेड यूथ है हम्म। या अनएजुकेटेड यूथ है, सेमी एजुकेटेड यूथ है, सब में एक निराशा है खेती के प्रति। अच्छा। वो कुछ निराशा बड़ा उसका रीजन? काफी कारण है। एक तो हाँ। ये क्योंकि इसमें पैसे की कमी है। आप जी। समझिए कि अगर आज एक है ना, शहर का चौकीदार भी होता है, वो 15,000 रुपये कमा लेता है, राइट। और खेती किसानी करके 15,000 मल्टीप्लाई में 12 करते हैं हम, राइट। हम्म। सो मुझे नहीं लगता है कि किसान को लाइक 1.5 से 2 लाख रुपए, ऐसे किसान बहुत कम है जो 1.5 से 2 लाख रुपए साल के कमा पाते हैं। प्रॉफिट की बात करो, रेवेन्यू होगा, माल सामान बेच के 12, 2, 2.5, 3, 4 लाख रुपए निकलते हैं। लेकिन उनका जो अगर खर्चा काट देंगे तो ऐसे बहुत कम किसान है हिंदुस्तान के अंदर के जो 1.5 2 लाख रुपए साल के कमा पाते हैं। तो एक आदमी बोलता है कि यार मैं चौकीदार से भी कम कमा रहा हूं, तो मैं खेती क्यों करूं। सही। और खेती मेहनत वाला काम है। अपने हाथों को मिट्टी में डालना पड़ता है, हाथ के अंदर छाले हो जाते हैं, पैरों को पानी के अंदर, आपने अगर हम्म। बुआई देखी हो अगर आपने जी जी। चावल की, राइट, पैर पैर गल जाते हैं किसानों हाँ। के। सो ये बड़ा मुश्किल काम है, राइट। हमको इसके कारण किसानों के लिए काफी रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इतना मुश्किल काम भी वो हंस के खुशी से कर देते हैं। क्योंकि हम लोगों को अगर 2 वक्त की रोटी देनी है तो किसान को ये सब चीजें झेलनी पड़ती है। सो आजकल के यूथ को थोड़ा सा ये लगता है कि ये यार ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, जिसके अंदर इतना रिन्यूमरेशन नहीं है, इतना पैसा नहीं है, जिससे उसको लगता है कि ये कैरियर ऑप्शन नहीं है। अब जो पढ़े लिखे यूथ हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैं किसी एग्रीकल्चर इनपुट कंपनी के अंदर एक मैं ना सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊं, और मुझको जाके सिर्फ है ना रिटेल दुकानों से बात करनी है। खेत में उतरने की इच्छा उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि यार मतलब इससे तो बाहर निकलना है था, इसलिए तो है ना एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया है कि मेरे को सिंजेंटा, बीएसएफ, बायर, धनुका, एक्सेल क्रॉप साइंस, जीएसपी क्रॉप साइंस, ये कंपनियां मेरे को हायर कर लेंगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अभी गलती उसमें भी नहीं, सबका एस्पिरेशन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके मेरा मेरा भी यही कारण है कि लाइफ में, अगर बोल रहा हूँ आपको 10 दिन मैं गाँवों में और मंडियों में घूमता हूँ, उसका कारण यही है कि यूथ को समझ के समझाने का कि अगर आप उन्नत खेती करेंगे तो खेती में भी रिन्यूमरेशन है। एक अच्छा किसान जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जो अपने माल को समझ सकता है कि मुझे कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, थोड़ी समझदारी और थोड़ी कैपिटल अगर कहीं से उसके पास एक्सेस हो जाए, तो इसके अंदर भी वो शायद चौकीदारी करके या कहीं पे एग्जीक्यूटिव सेल्समैन होके जो मेहनत करेगा, उतनी ही मेहनत के अंदर वो उससे ज्यादा पैसा कमा सकता है। सिर्फ बात यह है कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना है, सीखना पड़ेगा। अगर आप अपने पिताजी के खेत में जाके बोलेंगे कि मैं चावल नहीं, इस बार तो मैं ये उगाऊंगा, राइट, तो शायद पिताजी मना कर दें कि बोला बेटा उगेगा तो चावल ही, राइट, मैं इस बार तेरे को न तुअर दाल नहीं उगाने दूंगा। लेकिन एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, वो जानता है कि हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब 14 लाख तुअर की कमी है। तुअर दाल करीब करीब 1 टन पर हेक्टर होती है, जिसकी कीमत अगर आज की भाव की बात करें तो 95 रुपए है। तो 1,000 किलो मल्टीप्लाई 95, राइट, एक अच्छा पैसा मिल रहा है उसको। और उसके सामने जो चावल है उसमें उसको 20 से 25 हजार रुपए मिल रहे हैं। सो ये सारी चीजें एक ना पढ़ा लिखा ग्रेजुएट समझ सकता है। और वो अगर पढ़ा लिखा होने के बाद खेती किसानी करेगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। सो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ मिलके उनका एक्सपीरियंस लीजिए, आपकी नॉलेज लीजिए, और साथ में जब आप खेती किसानी करेंगे तो आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी है, करीब करीब मेरे को लगता है कि मोदी जी ने जो बोला था डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, तो 2 से 3 सीजन में ही हो सकती है। अगर आज का यूथ अपनी नॉलेज के साथ पुराने एक्सपीरियंस जो उनके पिताजी और दादाजी को है, वो दोनों मिला के अगर खेती करेंगे तो इससे काफी फाइनेंशियली भी उनको सस्टेनेबिलिटी मिलेगी, और सेम टाइम देश के लिए भी बहुत जरूरी है कि नई जनरेशन खेती किसानी करे। जी जी। और अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर कि आने वाले समय में, जैसा आपने बताया कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आगे चल के, और इतने लैंड भी नहीं है एग्रीकल्चर वाले, और इरिगेशन वाटर भी उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है रहेगा धरती पे। तो उसको कैसे देखते हैं आप कि मतलब कैसे फीड कर पाएंगे हम सारे लोगों को, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ मतलब जल्दी अडॉप्ट करनी पड़ेगी इंडिया में भी, ताकि कम एरियाज़ में भी अच्छे खासे क्रॉप ज़्यादा पैदावार ले पाएँ हम लोग, और इसको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में कैसे ले सकते हैं यूथ? इसमें यही है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करना है तो आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो यही है ना, जो आज का एजुकेटेड यूथ है उसका रोल पड़ जाता है। क्योंकि जो पुराने तरीके से खेती किसानी होती थी उसमें सबसे बड़ी चैलेंज यही थी कि अडॉप्शन आप कैसे करेंगे जब आप समझ ही नहीं पा रहे।
जी। यहाँ पे जब पढ़ा लिखा बच्चा एक है ना गांव में खेती करने लगता है तो उसको समझ में आती है कि मुझे माल कब बेचना है। वो समझता है कि अगर अराइवल जैसे ही मैंने हार्वेस्ट किया उसके बाद तुरंत अगर मैं बेचने जाऊंगा तो मार्केट के अंदर हरदम डिप आता है। तो क्या मैं स्टोर कर सकता हूँ? स्टोरेज करने के बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? तो स्टोरेज करने के बाद अगर मैं आज मेरे को पैसा चाहिए तो किसान को ये पता नहीं है कि अगर मेरे को आज पैसा चाहिए तो जरूरी है मुझे आज ही माल बेचना है। हम्म। आप माल स्टोर कर सकते हो और वेयर हाउस रिसिप्ट फाइनेंसिंग करा के WRF करा के आपको 90% पैसा तुरंत हाथ में मिल जाएगा। लेकिन आप बेचिए तब जब वहां पे तेजी है। अभी कोई हम्म। पढ़ा लिखा बच्चा है वो समझ पाएगा ये चीजें। लेकिन जो हमारे पुराने जो किसान है जो जिसमें अधिकतर थोड़े से लाइक जिनकी लिटरेसी नहीं है जी। वो ये सब चीजें नहीं समझ पाएंगे। सो अगर आपने जैसे बोला कि टेक्नोलॉजी तो मुझे लगता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेयर हाउस रिसिप्टिंग मार्केट के प्राइस क्या चल रहे हैं दुनिया मतलब हिंदुस्तान के अंदर कहाँ पे कितनी स्विंग जैसे फॉर एग्जांपल जो लेट स्विंग करने वाले किसान हैं उनको पता चल जाता है अगर आप डेटा देखेंगे कि कहाँ कहाँ स्टेट के अंदर फॉर एग्जांपल चने की स्विंग ज्यादा है कि तुअर की स्विंग ज्यादा है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि भैया इस बार तो भेड़ चाल होगी सब चना उगा रहे हैं चना उगाने के अंदर प्राइस मंदी आएगी मैं इस बार चना नहीं उगाता मैं क्या दूसरा उगा सकता हूँ। पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो वो ये चीज समझ पाएगा। तो इसमें आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो क्योंकि आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सो मुझे लगता है डिजिटल टेक्नोलॉजी डिजिटल एनेबलमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन ये सारी टेक्नोलॉजी ज्यादा ज्यादा आएगी। दूसरा मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हम खेती किसानी की बात करें तो जो पेरिशेबल है मतलब जो ऐसी चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं जो अपना फल है और अपनी जो वेजिटेबल्स है सब्जियां हैं उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की अवेलेबिलिटी तो ये 20 से 30% हमारा फूड लॉस हो जाता है। तो एक पढ़ा लिखा अगर बच्चा हो तो समझेगा कि लाइक कि हम अगर फार्म के ऊपर ही इसको ढंग से पैक करें। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि क्या एक 130 रुपए की कैरेट इतनी महंगी है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कैरेट के अंदर अगर आप माल लेके जाते हो तो उसका खराब होने के चांसेस कम है। सो वो कैरेट का कॉस्ट 130 रुपए आता है लेकिन आपका वो 2 सीजन के अंदर उसका पैसा रिकवर हो जाता है क्योंकि आप इतने का माल बचा लोगे। अभी पढ़ा लिखा बच्चा होगा वो ये चीज समझेगा कि हमको पैकेजिंग पे फोकस करना है। पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो समझेगा कि हमको एंश्योर करना है कि आसपास जो भी कोल्ड स्टोरेज है उसका इन्फॉर्मेशन लेके रखूं तो अगर मेरा माल नहीं बिकता है तो मैं उसको वहां पे ले जा सकूं। पढ़ा लिखा बच्चा हो तो ये भी सोचेगा कि अगर मेरे पास 2 3 4 5 हेक्टेयर की खुद की जमीन है आसपास के 25 30 किसान को इकट्ठा करके क्या मैं FPO बना के एक प्रोसेसिंग प्लांट डाल दूं छोटा सा कि अगर वो जो हम देखते हैं टमाटर सड़कों पे फेंके जा रहे हैं मुझे पता है कि एक किसान जिसके पास एक एकड़ है 2 एकड़ है वो टमाटर की प्यूरी नहीं बना सकता। लेकिन अगर 30 40 50 किसान इकट्ठे होकर FPO बनाते हैं सरकार ने जो मदद दी है मदद लेके एक छोटा सा यूनिट डाल देते हैं प्यूरी बनाने का तो आपको 2 रुपए अगर भाव आए टमाटर का तो आपको बेचने की जरूरत नहीं आप प्यूरी बनाइए। जी। प्यूरी आप बेच सकते हैं या आप सोलर ड्रायर्स लगा सकते हैं राइट। टमाटर सुखा देते हैं उसका पाउडर बना सकते हैं आजकल टमाटर पाउडर की बहुत डिमांड है। सेम आपका डिहाइड्रेटेड ऑनियंस हम हरदम परेशान होते हैं कि यार ना प्याज के भाव तो 8 रुपए आ गए मेरी तो लागत ही 9 रुपए 60 पैसे है मेरे को तो नुकसान में बेचना पड़ेगा। तो फिर टीवी में देखते हैं कि किसानों ने जमीन के ऊपर प्याज फेंके राइट एक नेशनल मुद्दा बन जाता है। लेकिन क्या हम सोलर ड्राई यूज करके उसको ड्राई करके ऑनियन पाउडर या डिहाइड्रेटेड ऑनियन नहीं बना सकते। सो जब पढ़े लिखे बच्चे आएंगे ये टेक्नोलॉजी यूज करके वो इकट्ठा करके 20 25 50 किसान को ये सब चीजें कर पाएंगे। हाँ एक खुद अकेले किसान के लिए मुश्किल है लेकिन अगर एक एनर्जेटिक यूथ जो आज पढ़ लिख के कॉलेज से गया उसको पता है डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है उसको पता है सोलर ड्राइंग क्या होती है उसको पता है कि प्यूरी प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर क्या लगता है। सो वो अगर आएंगे इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो चाहे डिजिटल हो चाहे वो स्टोरेज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज हो तो मुझे लगता है काफी कुछ अच्छा हो सकता है और इसके कारण बहुत अपॉर्चुनिटी है। अब ये तो अपॉर्चुनिटी हुई कि ना अपन बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट हो किसी का कि मुझे गांव में जाके कुछ करना है। जहां तक अगर हम सोचे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कि सर्विस के अंदर कहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी आप ये मान के चलिए कि आज के यूथ को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर खेती के अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में भी पढ़ना होगा। और ये मैं जब भी कभी कॉलेजेस के डीन वगैरह से मैं डिस्कशन करता हूँ मेरे को काफी कॉलेजेस बुलाते हैं IIM अहमदाबाद से लेके मैंने आपके काफी कृषि जो विश्वविद्यालय हैं उनमें जाके मैंने सेशन दिए हैं। तो जब वो बच्चों के लिए सेशन देते हैं मैं बोलता हूँ पहले मैं टीचर को सेशन देना चाहता हूँ। मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपका पहले बात सिलेबस के अंदर आप टेक्नोलॉजी डालिए। अब जो 1970 1980 1990 में हम जो पढ़ते थे दुनिया बदल गई है। जब आप बोलते हो कि सॉइल टेस्टिंग का ये मेथड वो मेथड बदल गया क्या आप वो नया मेथड पढ़ा रहे हो। आज रिमोट सेंसिंग यूज करके हम सैटेलाइट डेटा से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्राउंड में सॉइल मॉइस्चर फार्म में कितनी है। उसके लिए हमको जरूरी नहीं है कि हमको है ना कहीं पे कुछ लगाना पड़े। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो टीचर्स भी हैं वो भी थोड़े से पढ़े लिखे हों। बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े लिखे तो बिल्कुल है वो विद रिस्पेक्ट टू दैट लेकिन वो एक्चुअली नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े लिखे हो उसके कारण जॉब में जब जाएंगे आप तो आपका अडॉप्शन फास्टर होगा।
बिल्कुल। आपकी कंपनी जब देखेगी, समझेगी कि आपने डिजिटाइजेशन भी आप समझते हैं, तो दे वुड बी मोर एक्साइटेड कि ऐसे स्टूडेंट के साथ हम पढ़ना, एम्प्लॉय करना चाहेंगे, रादर देन सिर्फ जिनको किताबी ज्ञान है कि कितना फर्टिलाइजर यूज करना है, कितना पेस्टिसाइड यूज करना है, वो भी 1970 का ज्ञान। हम्म। हाँ, मैं मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था जो आपने बताया सर कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा सा चेंजेस लाना ज़रूरी है। और इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, जो आपने सर बहुत सारे एग्रीटेक स्टार्टअप को एडवाइजरी वगैरह दी हुई है, आपने फाउंडर से बात किया हुआ है अपने कंपनी के जितने भी एग्रीकल्चर के एग्रीटेक स्टार्टअप हैं, तो अभी तक हमने कभी सुना नहीं है इतने सारे यूनिकॉर्न बन गए इंडिया में अदर स्टार्टअप के। एग्रीकल्चर में कोई ऐसा यूनिकॉर्न बन के नहीं आया कि भाई हाँ कि एग्रीटेक में है यूनिकॉर्न आ चुके हैं, यूनिकॉर्न बन चुके हैं, कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं बनी है। क्या लगता है आपको सर? सी, यूनिकॉर्न तो थोड़ा सा एक मिसलीडिंग वर्ड है, और एग्रीकल्चर में डिफिकल्ट भी आप समझिए। दूसरे एग्रीकल्चर के अंदर तो ये सीजन निकला तो सीधा टेस्टिंग नेक्स्ट सीजन में ही होगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। सो बाकी अगर सेक्टर में यूनिकॉर्न अगर 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल में बनता है, तो आप मान के चलिए दुगना तिगना टाइम लगेगा एग्रीकल्चर के अंदर। जहां तक यूनिकॉर्न तो नहीं है, लेकिन वेरी क्लोज टू यूनिकॉर्न एक कंपनी है जैसे फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट, राइट, जो बायोटेक और डिजिटल टेक कंपनी है, काफी अच्छा काम कर रही है, एक्सीलेंट। सो इंडिया की सबसे हाईएस्ट वैल्यू कंपनी है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। फिर अगर आप देखेंगे तो निंजा कार्ड बड़ा क्लोज आया, लेकिन अभी तक यूनिकॉर्न नहीं बने, काफी क्लोज आया वो यूनिकॉर्न बनने के। देहात भी काफी क्लोज आया, लेकिन फिर वापस उनका थोड़ा सा चैलेंजेस आए। सो खेती किसानी में ये है कि यूनिकॉर्न बनते बनते बड़े करीब आ जाते हैं, फिर दो अगर खेती के सीजन खराब हो जाते हैं तो वापस रेवेन्यू में डिप हो जाता है या कॉस्ट बढ़ जाती है। सो जिस तरह किसान परेशान हो रहे हैं कि बारिश ज्यादा होगी कम होगी, दोनों में नुकसान है, सो वैसे इंडिया की यूनिकॉर्न और या एग्टेक स्टार्टअप में भी यही थोड़ी सी चैलेंज है कि एग्रीकल्चर में वेरिएबल्स बहुत है। बनेगा, मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर पक्का हम एक बड़ा यूनिकॉर्न इंडिया से बनता हुआ देखेंगे, और मुझे लगता है एब्सोल्यूट फूड बहुत जल्दी करना चाहिए। बाहर देशों में से तो होंगे ही बहुत सारे, दूसरे कंट्रीज में तो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी। दूसरे कंट्री के अंदर बड़ी कंपनीज है, लेकिन स्टार्टअप की अगर इकोसिस्टम की बात करें तो बहुत ज्यादा तो यूनिकॉर्न नहीं है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक यूनिकॉर्न है, वो भी एक्चुअली एक्वाकल्चर में है। सो प्योर एग्रीकल्चर में तो अभी पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक भी यूनिकॉर्न नहीं है। सो ये चैलेंजिंग है। हाँ, अमेरिका और यूरोप की कंपनियां हैं कुछ जो यूनिकॉर्न बनी है, लेकिन वहां पे आप देखिए पर कैपिटा इनकम वहां पे $1 बिलियन का रेवेन्यू इतना बड़ा काम भी नहीं है। हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इन सब जगह समस्या है कि इतना रेवेन्यू और इतना वैल्यूएशन क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जो अभी वर्टिकल फार्मिंग है और हाइड्रोपोनिक्स का सीन दिख रहा है सर इंडिया में आगे आने वाले समय में? देखिए, आपको इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, आपके स्टूडेंट को समझने में अच्छा लगेगा। मैं इजराइल गया था, वहां पे एक साइंटिस्ट से मेरा डिस्कशन हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि मैं एक पेड़ पे सिट्रस के 13 वैरायटी उगा सकता हूँ। अच्छा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर रिवोल्यूशन ला देगी। मैंने बोला भाई साहब, मैं एक पेड़ पे 13 तरीके के फ्रूट उगाऊं, मैं 13 अलग अलग पेड़ क्यों नहीं उगा दूं? हिंदुस्तान में बहुत जमीन है। सो हाइड्रोपोनिक और एक्वाफोनिक्स और ये आपके वर्टिकल फार्मिंग, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फार्मिंग, ये सारे जो चीजें हैं, ग्लास हाउस और ये सब, ये वहां पे काम के हैं जहाँ पे जमीन की कमी है। हिंदुस्तान में एक 153 मिलियन हेक्टेयर की हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, जिसमें से अभी तक मेजोरिटी ऑफ इट जहाँ पे हम इरिगेशन नहीं पहुंचा पाए। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम सिंचाई कैसे पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा खेतों में, रादर देन कि हम हाइड्रोपोनिक्स एक्वाफोनिक्स की बात करें जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन काफी बढ़ जाती है। हाँ, मैं कंट्रोल फार्मिंग का मैं सजेशन में देता हूँ, जिसके अंदर मल्चिंग जैसे टेक्नोलॉजीज हुई, राइट, जिसके अंदर आप वीड को रिमूव कर सकते हो, इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है। और कुछ स्पेसिफिक टाइप की क्रॉप्स के अंदर आप डेफिनेटली ग्रीन हाउस यूज कर सकते हो, जिससे आपका इवेपोरेशन कम हो जाता है, तो पानी कम यूज होता है। आप ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन के ऊपर आप खर्च करो, जिससे आपका पानी कम हो और ओवर इरिगेशन से जो यील्ड लॉस होता है वो नहीं होगा। सो हमको सोचना है कि हमको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है जो देश हित के अंदर हो, राइट। बाकी मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ आप कुछ गिने चुने बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, गुड़गांव ये शहर छोड़ दो तो कोई आपको 30% 40% ज्यादा पैसा देगा, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स से ना उगा हुआ सैलड है, राइट। उसमें भी आप क्या उगाते हो? सैलड उगाते हो, स्ट्रॉबेरी उगाते हो, स्ट्रॉबेरी टमाटोज उगाते हो। ये हाँ, तो ये हायर क्लास और हायर मिडिल क्लास के सारे प्रोडक्ट हैं।
पर हमारे देश के अंदर ये क्लास बहुत कम है, बहुत छोटा है। सो अगर हम मास स्केल के ऊपर अगर एग्रीकल्चर देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10, 20, 25 साल के अंदर हमको जरूरत पड़ेगी हाइड्रोफोनिक्स। हाँ, सिंगापुर हुआ, दुबई हुआ, जहाँ पे समस्या है, एनवायरमेंट ऐसा है, लैंड नहीं है, उन देशों के लिए ठीक है कि आप है ना हिंदुस्तान से पूरा शिप लोड करके सामान लेके आते हो सब्जियों का। इससे अच्छा आपने सब्जियां वहीं उगा दी। सो ऐसे बच्चे जो इंडिया के बाहर काम करना चाहते हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं, कि हम दुबई में हमको कोई नौकरी मिल जाए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या हमें सिंगापुर में नौकरी मिल जाए एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। पर वो भी बड़ी गिनी चुनी नौकरी, बिकॉज इन देशों के अंदर कितने आप हाइड्रोफोनिक के फार्म हो जाएंगे। दुबई में अगर आप सब जोड़ लोगे तो 100 ऐसे फार्म पे काम चल रहा है आज की तारीख में। 100 फार्म और हाइड्रोफोनिक्स और एक्रोफोनिक्स फार्मिंग आदमी तभी करता है जिसको ना लेबर कम यूज करना हो। एक एक फार्म के अंदर 4 आदमी 5 आदमी मिलके, राइट, कभी कभी 25, 30, 40 हेक्टर का फार्म चला लेते हैं। सो वहां पे एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर किसी को हिंदुस्तान के बाहर जाना तो ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली अडॉप्ट होंगी, खासकर ऐसी जगह जहाँ पे जमीन के भाव बहुत ज्यादा है। ओके। थोड़ा सा 4-5 सर आपकी स्टार्टअप आइडिया जानना चाहेंगे, जिनको अगर माइंड में हुआ कि स्टार्ट करना है, मुझे आइडिया चाहिए, तो आप कुछ पॉइंटर बता सकते हैं? बिल्कुल। एक तो मार्केट लिंकेजेस, कि आप किस तरह से अपने आसपास के किसानों, अगर जिस भी गांव में हो, जिस भी कस्बे में रहते हो, किसानों को मोबिलाइज करके आप उनका माल कलेक्ट करके आप आइडेंटिफाई करके सही लोगों को अगर बेच पाते हैं, नेगोशिएट कर पाते हैं, तो एक बड़ा सिंपल आइडिया है, बिजनेस आइडिया है। सेकंड है कि अगर आप टेक्नोलॉजी में कुछ काम करना चाहते हैं तो डेटा साइंस रिलेटेड स्टार्टअप्स की आजकल बहुत जरूरी है, जिसके अंदर आप यील्ड एस्टिमेशन, जियो रिमोट सेंसिंग डेटा। तीसरा है ड्रोन्स की यूज बढ़ने वाला है इंडिया में, तो अगर आप एक छोटा सा ड्रोन स्टार्टअप चलाना चाहते हैं कि आसपास के किसानों को एक ड्रोन की बेस्ड सर्विस देना चाहें, तो वो की जा सकती है। और चौथा है कि डिजिटल लोकल लैंग्वेज में एडवाइजरी। तो अगर आप अपने गांव में अगर बंगाली के अंदर, तमिल में, तेलुगु के अंदर ऐसी एक ऐप बना के वर्निकुलर लैंग्वेज में किसानों के लिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका स्कोप है। सो ये मेरे कुछ आइडियाज हैं, स्टार्टअप आइडियाज बच्चे अगर करना चाहें तो। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच दीपक सर। जो भी आपने बताया है बहुत मदद होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। अभी कभी मिलेंगे आपसे ऑफिशियल, मतलब कि ऑफिस वगैरह में आपके, तो बैठ के बात करेंगे इत्मीनान से, काफ़ी लंबा पॉडकास्ट करेंगे बाकायदे। लेकिन अभी जो भी आपने बताया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। जी बिल्कुल, चाय पे चर्चा करेंगे फिर किसी दिन। धन्यवाद। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर।